जैसे ही वे ओम की बातों को समझने का प्रयास कर रहे थे, डॉक्टर श्रीनिवास का फोन बजा। वह वीरभद्र था। उन्होंने फोन उठाया। सर, मेरे पास पुस्तक है। मैं अब सुविधा केंद्र में प्रवेश कर रहा हूँ। किसी ने हमारा पीछा द्वीप तक किया है। सर, आप कहाँ हैं? वह भागने के कारण बुरी तरह हांफते हुए बोला। वीरभद्र की चीखती हुई सी आवाज फोन से आ रही थी, जिसके कारण उसके द्वारा कहे गए हर एक शब्द को ओम ने सुना। ओम को सदमा सा लगा, जो उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। पहली बार खुद को उसने ठगा हुआ महसूस किया। उसकी अपने पुराने शिष्य के प्रति भावनाएं अचानक समाप्त हो गई। उसने डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर रूखेपन से देखा। जब उन्होंने वीरभद्र को पूछताछ कक्ष की ओर बढ़ने और बाहर रुककर प्रतीक्षा करने का आदेश दिया, जब तक वह स्वयं आकर उससे पुस्तक न ले लें, उन्होंने फोन काट दिया। उसकी आंखें अपराध भाव से भरी थी और चेहरा क्षमा याचना का प्रतीक था। उन्होंने उसी भाव से कहा, मुझसे गलती हुई है, पर मुझे इसका पता नहीं था, इसीलिए मैं अब इसे सुधारूंगा। पहले कृपया जान लीजिए कि मैं इस टीम का नेतृत्व नहीं कर रहा था, कोई और कर रहा था, और आज से पहले मैं नहीं जानता था कि मैं गलत लोगों की ओर से खड़ा हूँ। ये सब मासूम हैं, ये बच्चे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। ओम ने निराश होकर आंखें बंद कर ली और बोला, यह तुमने क्या किया? तुम किसके लिए कार्य कर रहे हो? मैं सोच रहा था कि मैं पैसों के लिए काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने कार्य को विस्तार से जानने का कभी प्रयास नहीं किया। ये सब सोच रहे थे कि वे मेरे लिए काम कर रहे हैं, और चूंकि वे मेरे विवेक पर भरोसा करते हैं, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उसके गंदे हाथों से पुस्तक को बचाने के लिए मुझे अब जाना चाहिए। मैंने एक अक्षम अपराध किया है, परंतु यदि मैं अपनी परीक्षा में असफल होता हूँ तो कृपया मुझे क्षमा करने का प्रयास करें। डॉक्टर श्रीनिवासन ने कहा, और उनका सिर संकोच एवं पश्चाताप से झुक गया। अचानक वे मुड़े और उस दीवार की ओर बढ़े जिस पर बूढ़े आदमी के देखने के लिए कैमरा लगाया गया था। उन्होंने उसे मार मार कर चकनाचूर कर दिया। बूढ़े आदमी ने डॉक्टर श्रीनिवासन को कैमरे पर प्रहार करते देखा और फिर स्क्रीन काला हो गया। वह बूढ़ा मुस्कुराया, क्योंकि कमरे में एक और कैमरा छिपा था। डॉक्टर श्रीनिवासन ने ओम का हाथ पकड़कर एक बार हल्का सा दबाया और फिर वे जाने के लिए मुड़ी। ओम ने पूछा, तुम्हें यह सब करने के लिए किसने पैसे दिए हैं? उसका नाम नागेंद्र है, मैं बस यही जानता हूँ, डॉक्टर श्रीनिवासन ने तेजी से कमरे से बाहर जाते हुए जवाब दिया। ओम का चेहरा यह नाम सुनते ही पीला पड़ गया। वह भी अन्य सब की तरह जो आदमी अमरता की कहानी सुन रहे थे, आश्चर्यचकित रह गया। जैसे ही डॉक्टर श्रीनिवासन बाहर गए, परिमल भी बाहर जाने लगा। परिमल, डॉक्टर बन्ना ने उसे बुलाया। सिगरेट पीने जा रहा हूँ, परिमल ने बिना पीछे देखे कहा। डॉक्टर बन्ना और साहिस्ता ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा, क्योंकि इस बार परिमल हकलाया नहीं, जबकि एलसीडी अपने कंप्यूटर पर बटन दबाने में लगी रही। वह वास्तव में बहुत जल्दी में दिखाई दे रही थी। जैसे ही परिमल टीम के सदस्यों की नजरों से ओझल हुआ, वह जितना तेज भाग सकता था उतनी तेजी से रसोई की ओर भागा, जो गलियारे के अंत में 3 बार दाएं मुड़ने के बाद सुविधा केंद्र के ठीक पीछे थी। वह रसोई में पहुंचा और रसोई एवं सुविधा केंद्र के बीच की समान दीवार के सामने खड़े होकर किसी चीज की बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहा था। वह बार बार अपनी घड़ी की ओर देख रहा था। नागेंद्र अभी भी सबकी गतिविधियों को ध्यान से देखते हुए अपनी मेज के पीछे बैठा हुआ था। डॉक्टर बन्ना और डॉक्टर साहिस्ता कमरे के बीचों बीच अपने आसपास के वातावरण में हुए बदलाव को देखते हुए दंग खड़े रहे। वे डॉक्टर श्रीनिवासन को आंसू भरी आंखों से बड़े एहसान और सम्मान के साथ ओम से बातें करते हुए देख रहे थे। उनके हाव भाव बता रहे थे कि एलसीडी और परिमल की तरह वे भी बहुत जल्दी में थे। अभिलाष अब तक अपनी कुर्सी पर लेटा सा मेज पर सिर रखकर सो रहा था। एलसीडी पूरी तरह से कंप्यूटर में खोई हुई थी और एक कोड को टाइप कर रही थी, जो उसके बाएं पैर के पंजे पर गुदा हुआ था। कोर्थियंस 15:5:1 कोड लिखा था। इसका मतलब था मृत्यु पर विजय। जैसे ही उसने कीबोर्ड पर एंटर दबाया, वह दीवार जहां परिमल इंतजार कर रहा था दरवाजे में बदल गई। कुछ ईंटें गिरी और एक टच स्क्रीन वाला कीपैड कोड पूछने लगा। उसने वही कोड टाइप किया, कोर्थियंस 15:5:1, और दरवाजा खुल गया। वह दीवारों के बीच 3 फीट चौड़ा और 16 फीट लंबा एक रास्ता था। एक छोटा छिपा हुआ कमरा दिखाई दिया, जो आज से पहले नहीं था।
एक कमरा जो मारने में प्रयुक्त होने वाले सभी प्रकार के हथियारों, बुलेट प्रूफ कवच और सूटों से भरा था। रास्ते में सफेद प्रकाश था और सभी हथियार दीवारों पर लगे थे। पहले दरवाजे के ठीक सामने एक दूसरा दरवाजा था। यह दरवाजा पीछे पूछताछ कक्ष में खुलता था। परिमल ने बिना समय गंवाए चीजें उठानी शुरू कर दी थी। यह सीढ़ी क्षण भर को अकेली होने के लिए लगातार सब पर नजर रखे हुए थी। अब उसे यह क्षण मिल गया। वह पूछताछ कक्ष के किनारे में बने प्रसाधन कक्ष की ओर भागी। आधुनिक मुखौटा लगाए पुरुष ने बड़ी निशंसता से गलियारे में बिना किसी शोर के सुरक्षा कर्मियों को मार दिया था। तभी उसके साथी ने सुविधा केंद्र में घुसकर यूनिफॉर्म में दिखने वाले सभी लोगों को धड़ाधड़ मार गिराया। सुविधा केंद्र में गोलियों की आवाजें गूंज उठी, जिन्होंने सबको बहरासा कर दिया था। सभी सुरक्षा कर्मी प्रवेश द्वार की ओर भागे, जिससे पहले साथी का रास्ता साफ हो गया और उसके पूछताछ कक्ष तक पहुंचने का बहुत समय बच गया। ओम ने भी डॉक्टर साहिस्ता और डॉक्टर बन्ना के साथ गोलियों की आवाज सुनी। वह एकदम हरकत में आ गया और उसने उसे मुक्त करने की प्रार्थना की। अभिलाष ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं की और सोता रहा। डॉक्टर बन्ना उसके पास गए और डॉक्टर साहिस्ता अपने दिमाग में सही व गलत के द्वंद में फंसी ओम के पास गई। डॉक्टर बन्ना ने अभिलाष को जगाने के लिए झिझोड़ा, पर वह वहां वैसे ही लेटा रहा। डॉक्टर बन्ना ने उसकी नब्ज जांची और उसे मरा हुआ पाया। डॉक्टर साहिस्ता घबरा गई और ओम को खोलने लगी। परिमल ने अभिलाष को उसे छड़ मार दिया था जब उसने बूढ़े आदमी का चेहरा कंप्यूटर पर देखा था। कब और कैसे, इस प्रश्न का पूछताछ कक्ष में किसी के भी पास कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर श्रीनिवासन कक्ष के गलियारे में पहुंचे और वीरभद्र को उन्हें पुस्तक देने के लिए कहा। वीरभद्र ने स्थिति की गंभीरता को न समझते हुए पुस्तक उन्हें दे दी। डॉक्टर श्रीनिवासन ने पुस्तक को कसकर अपने छाती से लगाया और वापस पूछताछ कक्ष की ओर बढ़े। बूढ़े आदमी ने यह सब देखा। उसने एक ईयर पीस उठाया और एक बटन दबाया। वह अपनी भारी आवाज में फुसफुसाया, लीज। यह सीडी ने प्रसाधन कक्ष में उसी प्रकार के ईयर पीस से ध्यान से सुना और जवाब दिया, हाँ सर। वह एक नल के ऊपर चढ़ी और प्रसाधन कक्ष की मचान पर रखे हुए पहुंच से बाहर और न दिखाई देने वाले एक बैग को खींचा। रास्ते से अंदर गया परिमल और जो उससे बाहर आया, दोनों पूरी तरह से अलग आदमी थे। आदमी वे एक ही थे। डॉक्टर साहिस्ता और डॉक्टर बन्ना ने उसमें भीषण परिवर्तन देखा। उन्होंने देखा कि दो P622 115 फीट की रेंज वाली और 8 गोलियों की क्लिप साइज वाली पिस्टल लिए वह उनकी ओर बढ़ रही थी, जो 3 सेकंड में रिलोड हो जाती है। वही पिस्टल जिन्हें अपनी जांघों पर बांधे हुए आधुनिक मुखौटाधारी आदमी पूछताछ कक्ष की ओर बढ़ रहा था। भारी गोला बारूद से लैंस आदमी के साथी ने बाजुका से एक ही बार में बहुत से सुरक्षा कर्मियों को एक साथ मारते हुए प्रवेश द्वार को उड़ा दिया। सुरक्षा कर्मियों के लिए इस द्वीप के घने जंगल में आदमी को ढूंढ पाना असंभव था। हर बीतते क्षण के साथ सूरज ढलता जा रहा था। सुविधा केंद्र में डॉक्टर श्रीनिवासन पूछताछ कक्ष में घुसे और जैसे ही उन्होंने एलसीडी को देखा, वे तुरंत समझ गए कि सभी सदस्य इतने भोले नहीं थे जितना उन्होंने सोचा था। जब वे कमरे में आए तो बुरी तरह से हाँफ रहे थे। उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया जैसे कुछ भी न हुआ हो, परंतु एलसीडी ने उनका भाग्य निर्धारित कर लिया था। जैसे ही डॉक्टर श्रीनिवासन ने एलसीडी की आंखों में देखा, वह व्यंग्यात्मक तरीके से मुस्कुराई। एलसीडी ने बड़ी क्रूरता से डॉक्टर श्रीनिवासन के सीने में गोली मारकर उनसे पुस्तक छीन ली। डॉक्टर श्रीनिवासन फर्श पर गिर पड़े और उनके शरीर से खून बहने लगा। दर्द से छटपटाते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। डॉक्टर बन्ना और डॉक्टर साहिस्ता श्रीनिवासन को अपनी अंतिम सांसें लेते और एलसीडी के क्रूर व्यवहार को देखते हुए स्तब्ध खड़े रह गए। पछतावा उससे कोसों दूर था। वहां बूढ़ा आदमी अपने कक्ष में एलसीडी के हाथों में पुस्तक देखकर मुस्कुरा उठा। एलसीडी ने डॉक्टर बन्ना और डॉक्टर साहिस्ता को निशाने पर लिया और धमकाया, हिलो मत। इससे पहले कि तुम्हें यह पता चले कि मुझे दोनों हाथ एक साथ चलाने की आदत है, तुम्हारी जान तुम्हारे बनाने वाले के पास पहुंच जाएगी। ओम, जो अभी तक पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ था, यह सब देखता रहा। तुम हमें मारना चाहती हो? तुम हमें सच में गोली मार दोगी? हाँ? डॉक्टर साहिस्ता ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। अगर जरूरत पड़ी तो, एलसीडी ने सपाट उत्तर दिया। फिर तुम किसका इंतजार कर रही हो? साहिस्ता ने प्रश्न किया। एलसीडी ने बेशर्मों की तरह मुस्कुराते हुए कहा,
अपने आदेश का और कमरे के एकमात्र द्वार की ओर बढ़ते हुए उसने उसे अंदर से बंद कर दिया। अपने रास्ते में पूछताछ कक्ष के बाहर खड़े 2 सुरक्षा कर्मियों की हत्या अपने मनपसंद एवं शांत तरीके से करने के बाद आदमी ने अपना मुखौटा और लाइसेंस उतार दिए। उसके बाल लंबे और सफेद थे और शरीर सुगठित था। उसने अपने सोने के सुरक्षा कवच उतारा। उसने अपनी दोनों कलाइयों में सोने के बड़े बड़े कड़े पहने हुए थे। उसने अपने बाएं हाथ से धनुष वार उठाया और पूछताछ कक्ष के दरवाजे को जोर से लात मारी। परिमल गोला बारूद लेकर नागेंद्र के कमरे में पहुंचा और फर्श पर उसके घुटनों के पास बैठ गया। नागेंद्र ने उससे सहलाया। परिमल को लाड़ प्यार करते हुए भी नागेंद्र की आंखें स्क्रीन पर दिख रहे दृश्यों पर टिकी थी। अचानक उसने देखा कि कोई पूछताछ कक्ष के दरवाजे के बाहर खड़े आदमी को मारकर दरवाजा तोड़कर खोलने की कोशिश कर रहा है। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए परिमल को दिखाया। परिमल जो शांत बैठा था एकदम से उद्दंड हो उठा। वह एक झटके से खड़ा हुआ और ओम शास्त्री एवं एलसीडी के पास जाने लगा। दूसरे आदमी ने बाहर का दरवाजा करीब करीब खाली कर दिया था और अब उसे केवल वीरभद्र एवं उसके बचे हुए 2 आदमियों से पार पाना था। डॉक्टर शाहिस्ता ने कुछ साहस दिखाते हुए ओम को फिर से खोलना शुरू कर दिया। इसे भांपते हुए नागेंद्र ने एलसीडी को दोनों को मार देने और ओम को उसके पास जीवित लाने का आदेश दिया। एलसीडी फिर से व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराई और डॉक्टर शाहिस्ता एवं डॉक्टर बन्ना पर अपने दोनों हाथ से निशाना साधते हुए एक साथ गोली चला दी। डॉक्टर बन्ना अपनी सजगता के कारण तेजी से रास्ते से हट गए। दूसरी गोली ठीक तरह से अपने निशाने पर लगी, परंतु उसे नहीं जिसके लिए थी। डॉक्टर शाहिस्ता की आंखें ओम पर थी, ओम की एलसीडी पर और एलसीडी की शाहिस्ता पर थी। इसीलिए उसके शाहिस्ता को गोली मारने से पहले ओम को सक्रिय होने के लिए कुछ समय मिल गया था। ओम ने बिना किसी मंतव्य के निस्वार्थ रक्षक को बचाने की कोशिश में शाहिस्ता के बदले स्वयं को आगे कर दिया। गोली उसकी छाती पर लगी। शाहिस्ता और ओम दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर गिरे। एलसीडी को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बिना सोचे उसने शाहिस्ता पर फिर से निशाना साधा। ओम फर्श पर पड़ा हुआ दर्द से छटपटाता असहाय देखता रहा और डॉक्टर शाहिस्ता के सिर पर एलसीडी ने गोली मार दी। इस कहानी का शेष हिस्सा अगली वीडियो में। धन्यवाद।